जय हिंद दोस्तों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्लास जो है थ्री करेंगे घटना चक्र का। घटना चक्र का जो है क्लास हम लोग थ्री करेंगे। चक्र का क्लास थ्री करेंगे और क्लास दो हो चुका, प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। और मैंने आपसे वादा किया है कि पूरी जीवन जो है मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा यूट्यूब पर। तो चलिए मैं आपको फ्री में पढ़ाऊंगा और पूरे क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाऊंगा। फिलहाल तो अभी क्रमबद्ध से नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जब मेरे पास संसाधन हो जाएंगे तो एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाऊंगा। जैसे यूट्यूब पर बाकी लोग हैं, कभी कुछ में पढ़ाते हैं, कभी कुछ पढ़ाते हैं, कभी कुछ पढ़ाते हैं, कभी कुछ पढ़ाते हैं, तो क्रम में नहीं होता है। ठीक है, तो क्रम में पढ़ना जरूरी है। क्रम में जब पढ़िएगा तो एक तरीके से क्या होगा कि आपका जो है नोट्स भी बनेगा, साथ में साथ एक समय के बाद सारे चीजें नोट्स अब आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे कि जब मेरे पास संसाधन हो गए तो मैं सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा शुरू से। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जो भी है एनसीईआरटी पूरा पढ़ाऊंगा, प्री, मेंस और इंटरव्यू लेवल का। इससे क्या होगा कि आप पढ़ते जाइएगा और नोट्स बनाते जाइएगा। दूसरा क्या होगा कि आपके पास समझ समझ भी हो जाएगी, और क्या होगा कि जानकारी भी हो जाएगी, और साथ ही साथ आप पी वाई क्यू भी करते चलिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते चलिएगा। सॉल्व करने से ज़्यादा एनालिसिस करना ज़्यादा होता है। मैंने क्वेश्चन देखा, आंसर मारा, वो नहीं। एनालिसिस करना ये होता है कि कहाँ से सवाल पूछ रहा है। यानी कि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जैसे मान लीजिए कि इस साल जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो भी हैं, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, जो भी हुआ है, तो उस इस साल के प्रीवियस ईयर में हिस्ट्री से कितने जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि प्राचीन भारत से कितने हैं, मध्यकालीन भारत से कितने हैं, आधुनिक भारत से कितने हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री से। जैसे यूपीएससी में तो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से सवाल नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे जैसे दरोगा हो गया, चाहे और भी एग्जाम हो गए जिसमें जो वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। समझ गए? तो आपको जो है इन सबको देखना पड़ेगा कि किस किस सेगमेंट से क्या क्या प्रश्न पूछा गया है, और जो मैंने पढ़ा है एनसीईआरटी किया उससे सवाल आ रहे हैं या नहीं। इस साल का और पिछले साल के, उसके पिछले साल के, उसके पिछले साल का, करीब करीब आपको जो है करीब करीब 10 से 12 सालों का जो भी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व तो करना है। सॉल्व करने के साथ साथ आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या एनसीईआरटी से इन 10 से 12 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर में कितने सवाल आए हैं, कितने सवाल आ रहे हैं, और हर साल मतलब कितने, कभी 5 आ रहा है, कभी 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इस साल कितने आए हैं, 5 आए हैं, 10 आए हैं, कितने आए हैं। और हिस्ट्री से, हिस्ट्री पूरा सेगमेंट है, उसमें आपको ज्योग्राफी में कितने आए हैं, इसको जो एनालिसिस बोलते हैं। इससे क्या होता है कि आपको जानकारी होती है कि इस एनसीईआरटी से इतने सवाल पूछे जा रहे हैं प्री आपको प्री के एग्जाम में। ठीक है, प्री के एग्जाम में कितने आ रहा है, उसके बाद से आपको अंदाजा हो गया कि प्री के एग्जाम में एनसीईआरटी में ही सवाल आ रहे हैं। बाकी जो है सवाल किस सोर्स से आ रहे हैं, इसको भी आपको पता करना होगा, किस सोर्स से और किस लेवल का मतलब सवाल है। तो ये क्या होता है कि आप तो एनसीईआरटी पढ़ लिए और सारे सवाल एनसीईआरटी से ही नहीं बनते हैं, इसलिए उसके लिए स्टैंडर्ड बुक बहुत ही ज्यादा अपना महत्वपूर्ण रोल निभाता है। और इससे क्या होगा कि आपको एनालिसिस करना जब सीख जाइएगा ना कि प्रश्न कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं, तो क्या होगा कि आप जो है, एक होता है कि आपने पढ़ा एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक पढ़ा और उसके बाद से सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सर सॉल्व कर रहे हैं। एक होता है कि एक लड़का होता है कि पढ़ता है, यानी कि एक स्टूडेंट होता है वो पढ़ता भी है, पढ़ने के बाद स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ेगा, एनसीईआरटी भी पढ़ेगा, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेगा और एनालिसिस करेगा पूरा। समझ गए? तो क्या होता है कि उसकी समझ विकसित होती है कि मतलब पूछना क्या चाहता है जो भी आयोग है, तो क्या पूछना चाहता है, और और अगली बार क्या उम्मीद है पूछने की। तो वो एनालिसिस करता है, और जब आप एनालिसिस करना शुरू करते हैं ना, तो आपकी समझ तो बेहतर होती ही है। और क्या होता है कि आप थोड़ा बहुत जो है आप ये अनुमान लगा पाते हैं कि सवाल किस पैटर्न से है, कहाँ से पूछे जाने की संभावना है और किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो आपका रिजल्ट कभी भी नहीं रुकेगा, कभी भी नहीं, मतलब कभी भी नहीं। तो जितने भी आपके जो लगातार जो प्री में एग्जाम जो भी होता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो प्री का, बहुत सारे लोग होते हैं जिनका लगातार एग्जाम निकलता है, लगातार
उसके पीछे कारण यही होता है कि वो एनालिसिस करते हैं बहुत ज़्यादा। तो एनालिसिस जब करते हैं ना तो उनको अंदाज़ा हो जाता है और उसी के आधार पर उतना ही पढ़ते हैं जितना हो सके और उनका हर बार रिजल्ट होता है। सबसे पहले ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है से ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ना है आपको जानना है। जब आप ये जान जाएंगे कि क्या नहीं पढ़ना है तो आपको पता हो जाएगा कि क्या नहीं पढ़ना है, तो जो नहीं पढ़ना है उसको हटा दीजिए, तो आ जाएगा क्या पढ़ना है। तो क्या पढ़ना वही पढ़िएगा और उसी आधार पर जो सिलेक्शन होता है उसी आधार पर आपका रिजल्ट होता है। तो सबसे पहले यही चीज़ है कि एनसीईआरटी पढ़ना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो करना ही है, साथ ही साथ स्टैंडर्ड बुक जो भी है वो पढ़ाऊंगा ही। और आपको क्या होगा कि आप जो है नोट्स बनाते चलिएगा, इसके बाद क्या होगा कि नोट्स हो जाएगा आपका एनसीईआरटी जो भी स्टैंडर्ड बुक है उसका, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करते जाइएगा, एनालिसिस करते जाइएगा, ये हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि क्रमबद्ध तरीके से होगा, सारी चीजें जो भी सब्जेक्ट होगा क्रमबद्ध तरीके से होगा। समझ गए? नहीं ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी के हिस्ट्री पढ़ा दिया उसके बाद कुछ और किसी और मतलब कंपनी का या किसी और प्रोडक्शन का या किसी और भी पब्लिकेशन का कुछ और पढ़ाने लगा। जैसे यूट्यूब पर लोग पढ़ाते हैं, कभी कुछ और कभी कुछ और कभी कुछ और कभी कुछ और, कभी किसी का बुक कभी किसी का बुक कभी कुछ किसी का बुक, तो वो क्या होता है क्रम में नहीं होता है। समझ गए? वो क्रम में होता ही नहीं है। तो एक क्रम में पढ़ना है, आपको पूरा व्यवस्थित तरीके से पढ़ना है। समझ गए? तो चलिए हम लोग उसी क्रम के अनुसार से जब मेरे पास संसाधन हो जाएंगे तो उसी क्रम से पढ़ाऊंगा। जो भी है यूट्यूब पर लोग क्रमबद्ध तरीके से नहीं पढ़ाते हैं, कि क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाना चाहिए, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से नहीं पढ़ाते हैं। जो क्रमबद्ध तरीके से जो पढ़ाई होती है वो जब आप किसी मतलब जैसे बड़े बड़े कोचिंग हैं वहां पर जब आप जो है कोर्स कर देंगे, लाखों रुपए कोर्स कर देंगे, तो वहां पर लाखों हजारों, जैसे बहुत जगह 20,000 का, बहुत जगह 50,000 का, बहुत जगह 1.5 लाख है। तो अलग अलग जगहों अलग अलग संस्थान के अलग अलग जो है ना फीस है कोर्स। तो वहां पर जो है शुरू किया जाएगा, मतलब जैसे कि हिस्ट्री से शुरू किया जाएगा, हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमी, उसके बाद से जो भी सब्जेक्ट हैं वो एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाया था। तो आपके पास एक क्रमबद्ध तरीके से नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो तैयारी करना थोड़ा, एक समय के बाद जब आपके पास सारे नोट्स हो जाते हैं, समझ विकसित हो जाती है, तो क्या होता है कि आपके लिए तैयारी थोड़ा आसान धीरे धीरे होती जाती है। समझ गए? चीज़ों को समझना और बेहतरीन तरीके से समझना आसान हो जाती है। एनसीईआरटी जो है प्री के एग्जाम में उतने सवाल नहीं आते हैं। एनसीईआरटी जो है आपको जो है टू द पॉइंट लिखना सिखाता है। समझ गए? टू द पॉइंट जो है ना लिखना सिखाता है। और यूपीएससी हो चाहे कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, उसमें आपको टू द पॉइंट लिखना है, वहां पर कथा कहानी नहीं लिखना है, टू द पॉइंट। अपनी बातों को टू द पॉइंट में रखिए, टू द पॉइंट लिखते हैं जो भी टॉपर है उनके, जब आप कॉपी देखिएगा ना तो टू द पॉइंट लिखते हैं। दूसरी बात की तो एनसीईआरटी टू द पॉइंट जो है ना हमें सिखाती है कि टू द पॉइंट कैसे लिखा जाता है। और बाकी जो है उसी का जैसे स्टैंडर्ड बुक लीजिएगा तो पूरा विस्तार से रहेगा, पूरा विस्तार से। जैसे कि 300 पेज का एक महाकाव्य है और उसी का शॉर्ट रूप टू द पॉइंट क्या है कि आपका 50 या 60 पेज में क्या होगा, 300 पेज का पूरा महाकाव्य हो गया, मतलब कोई भी कहानी की किताब हो गया, और उसका 50 पेज में टू द पॉइंट, उसी कहानी का अगर टू द पॉइंट 50 पेज में हो जाए तो आप टू द पॉइंट समझते हुए चले जाएंगे। और हाँ, विस्तार से पढ़ना होगा तो आप 300 पेज में पढ़िए। तो वहां पर जो है 200, 250, 150 शब्दों में लिखना होता है, तो टू द पॉइंट वहां पर लिखना होता है। आपको ऐसे थोड़ा ना लिखना है तो पूरा एकदम कथा कहानी की तरह ऐसे लिखते जाना है, ऐसे भी लिखना है तो उसमें आपको फैक्ट के साथ साथ आपका कंसेप्ट भी होना चाहिए, सारी चीजें होना चाहिए, तब जाकर ऐसे होता है। तो 200, 250, 150 शब्दों में क्या लिखिएगा, ऐसे में 1200 शब्द होता है, 1200 शब्दों में लिखना होता है। समझ गए? इस कारण होता है ऐसे पूरा विस्तार से लिखा जाता है। लेकिन जब आप जीएस के पेपर पेपर जब लिखते हैं ना, जीएस के पेपर, तो उसमें क्या होता है कि जो भी सवाल होते हैं उसको टू द पॉइंट में लिखना होता है। लिखेगा कि कोई भी सवाल दे देगा उसके बाद लिखेगा कि 250 शब्दों में लिखिए, 200 शब्दों में लिखिए, 150 शब्दों में इसका उत्तर दीजिए मेंस के एग्जाम में। तो क्या होता है कि उसी के अनुसार आपको देना पड़ता है, टू द पॉइंट में आपको अपनी बातें बतानी होती है, समझानी होती है। इसलिए एनसीईआरटी हमें ये सिखाता है कि टू द पॉइंट जो है आपको लिखना है मेंस में, और इंटरव्यू में जो है टू द पॉइंट बात करना है। आपसे एक सवाल पूछा किसी भी, मतलब इंटरव्यू में आप जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, वहां पर एक सवाल पूछा और उस एक सवाल का आप आधे घंटे तक जवाब दे ही रहे हैं,
तो वो तो समझेगा कि हम मान लीजिए कि आपके पास जानकारी है, आपने आधे घंटा दिया, लेकिन जो है ना उतना जरूरी नहीं होता है, आपको टू द पॉइंट बातें बतानी होती है, पॉइंट वाइज आपने बताया, कुछ लाइन कहा और उसके बाद से पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 और कुछ एग्जाम्स फल्स उसमें जो दिया जाता है, तो सामने वाला भी समझ जाता है कि इसको जानकारी है, और इसके साथ साथ इसको जो है टू द पॉइंट में बात करना भी आता है जो चाहिए। समझ गए? तो इसलिए एनसीईआरटी में जो है सारगर्भित तरीके से टू द पॉइंट लिखना और बातचीत करना, यानी इंटरव्यू में किस तरह से आपको जो है टू द पॉइंट जो है आपको जवाब देना है सवालों का, ये सिखाते हैं। समझ गए? स्टैंडर्ड बुक पूरा विस्तार से होता है, पूरा विस्तार यानी कि आपके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए पढ़ने के बाद। नॉलेज होने के बाद अब आपको जो आंसर राइटिंग में उनका इस्तेमाल करना है, टू द पॉइंट में है। समझ गए? 300 पेज का कोई भी बुक है उसका जो है आपको 50-60 में टू द पॉइंट में करके जो है ना उसका संक्षिप्त नोट्स बनाने होते हैं, तो उस तरह से टू द पॉइंट जो है आपको लिखना होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाऊंगा, पूरे जीवन फ्री में पढ़ाऊंगा जब तक मेरी सांसें चल रही है तब तक। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। माफी चाहता हूँ मैंने इतनी सारी बातें कहा, जरूरी थी बातें इसलिए ताकि आप समझ सकें कि एक क्रमबद्ध तरीके से जो है ना सारी चीजें होती है। तो आपने पढ़ा होगा कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं आप पढ़े होंगे, इस समझ गए? 9th या शायद 10th 9th क्लास में शायद ये सवाल है कि विज्ञान किसे कहते हैं, यानी साइंस किसे कहते हैं, तो आप पढ़े होंगे कि उसका आंसर तो पढ़े ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहा जाता है, यानी कि एक क्रम में। समझ गए? तो इसलिए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग के बारे में पढ़ते हैं, भारतीय संविधान के प्रमुख भाग के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि एक सवाल, मान लो कोई सवाल हो गया, जैसे हड़प्पा सभ्यता के जीवन के बारे में पूछा गया, हड़प्पा सभ्यता के वहाँ के जीवन के बारे में, तो कैसा क्या था सारी चीजें, तो उसमें क्या होता है कि आप जो लिखना शुरू करते लिखते हैं, और बहुत सारे लोग क्या होता है कि लिखते लिखते जाते हैं पशुपालन, पशुपालन लिखते हैं, पहला पॉइंट पशुपालन मान लेके लिखते गए, पशुपालन दे दिए, 1 नंबर पॉइंट लिखे पशुपालन के बारे में। उसके बाद दूसरा नंबर है कृषि लिखेंगे, उसके बाद चौथा लिखेंगे व्यापार लिखेंगे, पांचवा जो है ना तीसरा मतलब व्यापार लिखेंगे, चौथा आपको धातु शिल्प लिखेंगे। तो ये क्या हुआ कि ये क्रमबद्ध नहीं है, ये क्रमबद्ध तरीके से ही नहीं। पहले पॉइंट में कृषि लिखना चाहिए, पहले पॉइंट में कृषि, दूसरे में आपका पशुपालन, उसके बाद से जो भी है उस तरह से उसी क्रम में लिखना होता है। आपने तो सही लिखा है, लेकिन नंबर आपको कितना मिलेगा? अगर मान लीजिए कि 10 नंबर का सवाल है तो इसमें नंबर कितना मिलेगा? समझ गए हैं? क्योंकि क्रमबद्ध नहीं है। पहले आपने पहला पॉइंट में लिखा पशुपालन, इसके बारे में लिखा, दूसरा में कृषि लिख दिया, तो क्रमबद्ध में नहीं है। समझ गए? क्रमबद्ध में है ही नहीं। पहले आपको कृषि लिखना होगा, उसके बाद पशुपालन लिखा होगा, उसको थर्ड पॉइंट उसको लिखना होगा, इसी क्रम में लिखना होता है। समझ गए? तो आंसर राइटिंग एक कला है। समझ गए? कला है, और ये एक दिन में नहीं आती है। बार 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 लिखना जब शुरू करेंगे आप, गलतियां होगी फिर सुधार करेंगे, फिर गलतियां होगी फिर सुधार करेंगे, फिर गलतियां होगी सुधार करेंगे। एक समय के बाद जो है ना गलतियां धीरे धीरे नॉलेज आपके पास होते जाएंगे, पढ़ते जाइएगा, लिखते जाइएगा, तो एक समय के बाद आपको चीजें जो है समझ में आने लगती है, और आपका जो प्रैक्टिस होना शुरू हो जाता है। समझ गए? अपनी गलतियों का सुधार करना शुरू करते हैं, और जो है आंसर राइटिंग अच्छी होने शुरू हो जाती है। तो चलिए यही कारण है कि इस क्रम में लिखा जाता है कि किस चीज को पहले लिखना है और किस चीज को बाद में लिखना है, यह भी ध्यान रखा जाता है। तो ये सारी बातें हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना जरूरी है। समझ गए? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नोट्स देखते हैं। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग में नोट्स देखते हैं। इसके पहले जो है 2 क्लास हो चुका है, प्लेलिस्ट में है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और क्लास हिस्ट्री का भी घटना चक्र का हो चुका है, 6 क्लास हो चुका है, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपका भूगोल का भी 6 क्लास हो चुका है, घटना चक्र का, भूगोल का। समझ गए? तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार, भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार मूलतः 22 भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार जो है मूलतः 22 भागों में
विभाजित किया गया है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 22 भाग है। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 22 भाग है। भारतीय संविधान के यानी भारतीय संविधान के भाग एवं संबंधित विषय इस प्रकार है। भारतीय संविधान के भाग एवं संबंधित विषय इस प्रकार है, यानी कि भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार मूलतः 22 भागों में क्या किया गया था, तो विभाजित किया गया है। लेकिन वर्तमान में जो है गणना की दृष्टि से कुल जो है 25 भाग हैं। वर्तमान में 25 भाग, उस समय 22 भाग थे। भारतीय संविधान के भाग एवं संबंधित विषय इस प्रकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भाग और विषय, भाग और विषय। वन का सब क्लॉज वन, वन का सब क्लॉज वन जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। वन का सब क्लॉज वन जो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। टू का सब क्लॉज टू, टू का सब क्लॉज टू जो है नागरिकता है। थ्री का सॉरी सब क्लॉज नहीं है, थ्री ही है। सॉरी मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गर्मी है जिसके कारण जो है दिमाग कभी कभी हैंग कर जा रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये वन है, रोमन में है, ये आपका आपकी जो लिपि है उस लिपि में है। ये तो रोमन में है ये वाला। चलिए, तो तीन जो है थर्ड जो है मौलिक अधिकार, यानी कि एक में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरे में है नागरिकता है, तीसरा में जो है मौलिक अधिकार है, चौथा में जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी है। डीपीएसपी, इसको डीपीएसपी बोला जाता है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फोर के का में है मौलिक कर्तव्य। फाइव में है संघ है, फाइव में संघ के बारे में है। सिक्स में है राज्यों के बारे में। और चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सेवन में जो है निश्चित या लोपित ओमिटेड पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य। एट में है संघ राज्य क्षेत्र, एट में है संघ राज्य क्षेत्र। नाइन में है पंचायतें, नाइन में है पंचायतें। नाइन के क में है नगर पालिका है, नाइन के क में नगर पालिका है। नाइन के ख में है सहकारी समितियां, नाइन के ख में जो है सहकारी समिति है। 10 में जो है 10 में आपका अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र है। 11 जो है 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में है। चलिए अगला 12 नंबर में जो है वित्त संपत्ति संविदाय और वाद है। 12 में है वित्त संपत्ति संविदाय और वाद है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। 14 नंबर है 14 नंबर संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। 14 का जो है अधिकरण है, यानी कि ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल है यानी कि अधिकरण। 15 जो है निर्वाचन है, 15 जो है निर्वाचन है। 16 जो है 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, 16 जो है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। 17 जो है 17 राजभाषा है, 17 जो है राजभाषा है। 18 जो है 18 आपात उपबंध है, 18 नंबर आपात उपबंध है। 19 नंबर जो है 19 नंबर प्रकीर्ण है, प्रकीर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर जो है 20 नंबर संविधान का संशोधन है, 20 नंबर संविधान का संशोधन है। 21 नंबर जो है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, 21 नंबर है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। 22 नंबर जो है 22 नंबर संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ है। हिंदी में प्राधिकृत पाठ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न कोश का पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। तो आप देखिए अपने स्क्रीन पर, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो बी यानी कि 22 भागों में उस समय। लेकिन वर्तमान में कितना है, तो 25, याद रखिएगा वर्तमान में 25 है। वर्तमान में अगर पूछेगा तो 25, समझ गए। लेकिन देखिए यहाँ पर डी में 25 भाग में दिया गया है, तो डी मत मारिएगा। वर्तमान में यहाँ पर नहीं पूछा गया, वर्तमान दिया हो गया होता तो 25 मारते हैं, लेकिन वर्तमान नहीं पूछा गया तो 22 आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को क्रमांक अनुसार मूलतः 22 भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि 22 भागों में विभाजित किया गया जिस समय संविधान उस समय की बात है। गणना की दृष्टि से हालांकि इसमें वर्तमान में कुल 25 भाग हो गए हैं,
यानी कि गणना की दृष्टि से जो है, हालांकि इसमें वर्तमान में कुल 25 भाग हो गए हैं, तथापि जुड़े 4 नए भागों को पहले के क्रमांकों में ए बी जोड़कर यथा 4A 9A 9B और 14A शामिल किया गया है तथा निश्चित किए गए एक भाग 7 के क्रमांक को हटाया नहीं गया है। दूसरा नंबर सवाल देखा जाए, 2 नंबर, निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। पहला, संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र यानी कि द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। दूसरा जो है मौलिक कर्तव्य है। तीसरा जो है नागरिकता है। चौथा, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला, आपका हो जाएगा, इसको जो है व्यवस्थित करना था ना, व्यवस्थित कीजिए, तो व्यवस्थित करना था तो पहला हो जाएगा, पहला संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र हो जाएगा। दूसरा जो है, कलर चेंज कर लेते हैं, दूसरा आपका हो जाएगा नागरिकता हो जाएगा। उसके बाद नागरिकता के बाद आपका हो जाएगा कौन सा, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उसके बाद से आपका हो जाएगा कौन सा, तो कलर चेंज थोड़ा दूसरा करते हैं, मौलिक कर्तव्य हो जाएगा उसके बाद। समझ गए? इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा 1, 3, 4 और 2। राइट आंसर 1, 3, 4, 2। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है, तो सही उत्तर आपका 1, 3, 4, 2 राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। संविधान का भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संविधान का भाग 4A मौलिक कर्तव्य। यानी संविधान के भाग 1 में क्या है, तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। भाग 2 में यानी कि भाग 4A, संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य के बारे में दिया गया। भाग 2 में जो है नागरिकता दिया गया, यानी कि सीधे ऐसे। भाग 4 में राज्य के नीति के निर्देशक तत्व यानी DPSP के बारे में दिया गया है। तो इसके बाद ऐसे हो जाएगा और उसके बाद इसको ऐसे कर दीजिए। समझ गए? ऐसे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अतः सही अनुक्रम 1, 3, 4, 2 होगा, जो कि विकल्प ए में प्राप्त हो रहा है। नोट, इस प्रश्न में क्रमांक 1 में जो है अंग्रेजी में द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, जबकि हिंदी में संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र है, जो कि गलत है। तथा हिंदी में जो है संघ, जबकि हिंदी में संघ तथा उसका कार्यक्षेत्र है, जो कि क्या है, तो गलत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3rd नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? क्या है, तो नहीं है। नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य। तो आपको जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है, तो आपका नागरिकता जो है भाग 2 में है, सही है। मौलिक अधिकार आपका जो है भाग 3 में है, सही है। मौलिक अधिकार जो है 6 के 1 में है, 4 के ए में है, 4 के ए कहिए चाहे क लिखिए। समझ गए? ये देखिए क्या लिखा है, 4 के कम ए में है चाहे क में है। समझ गए? 4 के क लिखिए चाहे ए लिखिए, तो उसमें मौलिक कर्तव्य दिया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या लिखा, 6 का ए में है, तो ये राइट आंसर आपका ए जो है सही आंसर है। राज्य वाला संविधान का भाग कितने में है, 6 में है। तो राइट आंसर जो है सही सुमेलित नहीं है, तो सी वाला नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों का समावेश जो है भारतीय संविधान के भाग 4 के ए के अंतर्गत किया गया। अन्य तीनों युग्म जो है सही सुमेलित हैं। 4 के ए के अंतर्गत किया गया, अन्य तीनों युग्म सही सुमेलित हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल देखिए। भारतीय संविधान के भाग और उसके विषय का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है। तो चलिए हम लोग देख ही लेते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो इसमें जो है
आपका सही उत्तर जो है चुनना है, और सही उत्तर उसको चुना है जो सही सुमेलित नहीं है। देखिए सही उत्तर चुनना है, लेकिन किसको चुना है, तो सही सुमेलित नहीं है, यानी कि जो गलत है। समझ गए? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देखिए इसको भाग 4A जो है मौलिक कर्तव्य सही है। उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा, भाग 6 में जो है आपका क्या है, भाग 6 में राज्य है, और भाग 9 में नगर पालिका, सॉरी 11 दे रहा है, 11 में नगर पालिका नहीं है भाई, 9 में आता है, 9 के क या ऐसे होगा। समझ गए? तो ये जो है आपका गलत है, तो सही नहीं है, तो ये सही नहीं है, तो सही उत्तर है आपका 3, यानी कि राइट आंसर बी, केवल 3। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। संविधान के भाग 4A या 4 के क में मूल कर्तव्य निहित है। अनुच्छेद 51 क या 51A, क लिखिए चाहे ए लिखिए, अतः युग्म 1 सही है। यहाँ पर 4A लिखिए चाहे 4 का क लिखिए, ऐसे। समझ गए? संविधान के भाग 6 के शीर्षक राज्य है। 6 का शीर्षक क्या है, राज्य है। अनुच्छेद 152 से 237, यानी 152 से 237 जो याद रखिएगा राज्य से संबंधित है। इसमें राज्यों से संबंधित प्रावधान है, इसमें जो राज्यों से संबंधित प्रावधान है, जैसे राज्यपाल, राज्य मंत्रिपरिषद एवं विधायिका, उच्च न्यायालय इत्यादि। अतः युग्म जो है 2 क्या है, तो सही है। तीसरा जो है हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, तो नगर पालिकाएं जो है संविधान के भाग 9A, 9 के क के अंतर्गत आती है। नगर पालिका जो है संविधान के भाग 9A यानी 9 क के अंतर्गत क्या होता है, तो आती है। कौन? नगर पालिकाएं। कहा था ना 9 में आती है, 11 में नहीं आती है, 9 के क में आती है। 9 में जो है आपका पंचायत आता है, 9 के क में नगर पालिकाएं आती है। अनुच्छेद जो है 243P से 243ZG, जबकि भाग जो है आपका 11 का विषय संघ और राज्यों के बीच संबंध, यानी विधायी और प्रशासनिक है, विधायी और प्रशासनिक है। अतः युग्म 3 क्या है, तो गलत है। अतः युग्म 3 क्या है, तो गलत है, क्या है, गलत है, 3 नंबर गलत है। अतः सही उत्तर विकल्प बी है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 5 नंबर सवाल देखिए, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? राइट आंसर ए, भाग 9 में। पंचायतें किस में है, तो 9 में है। और 9 के क में क्या है, 9 के क में है आपका नगर पालिकाएं हैं। समझ गए? 9 के क में नगर पालिका के बारे में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 24 अप्रैल 1993 से अंतः स्थापित संविधान के भाग कितना है, तो 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, 3 सोपानों में। इस भाग का अनुच्छेद 243 ख के खंड 1 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तथापि इसी अनुच्छेद के जो है, अनुच्छेद के आपका तथापि इसी अनुच्छेद के खंड 2 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा, मे नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड, जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं 6 नंबर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है और अध्याय जो है संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो राइट आंसर ए, भाग 11 और अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 1। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय, भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 और 255, यानी 245 से 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी जो संबंधों के बारे में है। किसके बारे में है?
तो भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 जो है, भाग 11 में अध्याय 1 जब पढ़िएगा तो उसमें जो है अनुच्छेद 245 और 255, समझ गए, यानी कि 45-10 कितना होता है 55, तो 245 से 255 जो है संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है। यानी कि संघ यानी सेंटर, समझ गए, और राज्य यानी स्टेट के बीच में संबंध कैसे होंगे इसी के बारे में दिया गया है, यानी कि विधायी संबंध कैसे होंगे इसके बारे में दिया गया है। जबकि इसी भाग का अध्याय 2 अनुच्छेद 256 से 263 तक जो है प्रशासनिक संबंधों के बारे में दिया गया है। यानी कि भाग 11 का 1 पढ़िएगा जो है अनुच्छेद 245 से 255 है, इसमें जो संघ और राज्यों के बीच जो है विधायी संबंध कैसे होंगे उसके बारे में दिया गया है। और भाग 2 पढ़िएगा, जब इसी का 11 का भाग 2 पढ़िएगा तो उसमें अनुच्छेद 256 से 263 तक क्या दिया गया, तो प्रशासनिक संबंधों के बारे में दिया गया, यानी कि प्रशासनिक संबंध कैसे होंगे, समझ गए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। थोड़ा सा इसको छोटा सा करते हैं, जूम करते हैं, क्योंकि मिलान पूरा नहीं हो पाएगा जूम नहीं करेंगे तो, और समझ में भी नहीं आएगा। चलिए देखते हैं 7 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए मैंने कहा था कि मेरे पास संसाधन नहीं है, यही कारण है कि कभी कभी बड़ा करना पड़ता है, कभी छोटा करना पड़ता है, और मुझे उंगली से लिखना पड़ता है, समझ गए। तो इसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ, समझ गए। अगर संसाधन होते तो सभी एक बराबर होते हैं, ना कोई बड़ा करना पड़ता है ना किसी को छोटा करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग आगे मिलान करते हैं, सूची 1 और सूची 2 देखते हैं। विषय संविधान का भाग, विषय क्या है और संविधान का भाग के बारे में देखते हैं। उपाधियों का अंत, ग्राम पंचायतों का संगठन, 6 से 14 वर्ष तक के बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। इसमें जो है आपको जो है मिलान करना है, मिलान हम लोग करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं और इसमें मिलान करते हैं। ए जो है आपका ए उपाधियों का अंत जो है आपका इसका हो जाएगा आपका मूल अधिकार में। मूल अधिकार जब पढ़ेंगे ना तो वहां पर उपाधियों के बारे में आपको मिलेगा। अब चलिए ए का 3 हो गया, कलर थोड़ा दूसरा चेंज करते हैं, समझ गए। ग्राम पंचायतों का संगठन जो है ये दिया गया है आपका डीपीएसपी में, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व में दिया गया है। फिर से कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि समझ में अच्छी तरीके से आए, इसलिए सी नंबर जो है 6 से 14 वर्ष तक के जो है बालक प्रतिपाल्य के लिए जो है सी का क्या हो जाएगा, तो आपका ये है शिक्षा के अवसर प्रदान करना, सी का 4 हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब जो है डी का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका, इसको भी थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए तो डी हो जाएगा इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, तो ये हो जाएगा डी का 2 हो जाएगा। इस तरीके से देखिए ए का 3 किसमें है, ए का 3 इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं, इसमें नहीं है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा सीधे। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, तो राइट आंसर बी आंसर सही है। सही सुमेलन इस प्रकार है, सही सुमेलन क्या है इस प्रकार है। सूची 1 विषय, सूची 2 संविधान का भाग, उपाधियों का अंत जो है मूल अधिकार। जब पढ़ेंगे ना मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें जो है उपाधियों के अंत के बारे में आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायतों का संगठन जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी पढ़िएगा, यानी कि ये जब चैप्टर पढ़िएगा आपका राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो उसमें पंचायतों के संगठन के बारे में दिया गया है। तो पंचायतों का संगठन जो है भाग कितने में, 9 में है, भाग 9 में आपका दिया गया है। और 9 के कॉम में क्या दिया गया है, तो नगर पालिका के बारे में दिया गया है। अब चलिए 6 से 14 वर्ष तक के बालक या प्रतिपाल के लिए शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करना, ये क्या है, तो ये मौलिक कर्तव्य है, यानी कि मौलिक कर्तव्य है हमारा, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो भी बालक हैं उनको जो है क्या किया, तो शिक्षा का अवसर प्रदान किया जाए। इसलिए लिखा जाता है कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, सर्व शिक्षा अभियान। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ, यानी संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी भाग 1 जब पढ़िएगा तो इसी में 1 से 4 तक जो है आपका क्या है, तो यही है
क्या है, तो यही है, संघ और उसके राज क्षेत्र के बारे में है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला, इसको अब थोड़ा सा बड़ा करते हैं। 8 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है सही सुमेलित है, तो सही सुमेलित है आपका, तो राइट आंसर सी है। संविधान का चौथा भाग, चौथा क यानी कि 4 के क या ई लिखिएगा, 4 का ई लिखिए चाहे 4 का क लिखिए, मौलिक कर्तव्य दिया गया है। संविधान के तीसरे भाग में नागरिकता नहीं है, भाग 2 में है, न कि 3 में। ये जो है ना भाग तीसरा भाग दिया है, भाग तीसरा में नहीं है बल्कि भाग दूसरा में है। संविधान के दूसरा भाग में मौलिक अधिकार नहीं है, तीसरा में है, ये उल्टा पुल्टा कर दिया गया, ये वाला नीचे होगा और ये वाला ऊपर होगा, समझ गए। अब चलिए डी नंबर, संविधान का 5वां भाग जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो ये भी नहीं है भाई, ये जो है आपका चौथा में है, समझ गए। भाग का फर्स्ट भाग जब देखिएगा तो उसमें जो संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, दूसरे में नागरिकता पढ़ना है, तीसरे में जो आपका मौलिक अधिकार पढ़ना है, चौथा में आपका क्या पढ़ना है, तो नीति निर्देशक तत्व पढ़ना है, और चौथा का जो है 4 का काम में पढ़िएगा, आपका क्या पढ़िएगा, मौलिक कर्तव्य पढ़िएगा, समझ गए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से है, संविधान का भाग दूसरा नागरिकता से, तीसरा भाग मौलिक अधिकार से, चौथा भाग नीति निर्देशक तत्वों से, चौथा का क यानी कि 4 का क जो है मौलिक कर्तव्य से, तथा 5वां भाग संघ से संबंधित है, और 1 जो है किससे संबंधित है, 1 वाला संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है, भाग 1। तो इस प्रकार सही सुमेलित युग्म वाला विकल्प सी जो है सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। प्रावधान संविधान का भाग, नागरिकता भाग 2 में है, संघ राज्य क्षेत्र जो है आपका 7 में है, तो नहीं भाई 7 में नहीं है। नगर पालिका जो है 9 का ए में सही है, निर्वाचन जो है 10, 5, 15, तो राइट आंसर आपका डी सही है, यानी कि सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है सही सुमेलित कौन नहीं है, तो बी नंबर सही सुमेलित नहीं है, इसलिए राइट आंसर आपका बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सही मारे हैं तो सही को राइट आंसर मत मारिएगा, यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, नहीं यानी कौन सा जो है सही नहीं है उसी को जो है आपको टिक मार्क करना है, तो राइट आंसर जो है आपका सही नहीं है बी वाला, तो इसलिए राइट आंसर आपका बी होगा। सही सुमेलित है, सही सुमेलित है प्रावधान संविधान का भाग, नागरिकता भाग 2 में है, संघ राज्य क्षेत्र आपका कितने में 8 में है, नगर पालिका 9 का ए या क लिखिए, 9 का क लिखिए चाहे 9 का ए लिखिए, निर्वाचन जो है 15 में है, 15 में। नोट देखिए, नोट क्या है, संविधान का भाग 7, संविधान का भाग 7 जो है पहली अनुसूची के भाग ख के राज है, पहली अनुसूची के भाग ख के राज, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निश्चित कर दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर सवाल देखा जाए, भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन संबंधी प्रावधान जो है दिए गए हैं, तो राइट आंसर बी भाग का 15, भाग 15। चलिए आगे बढ़ते हैं, संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 को निर्वाचन यानी इलेक्शन शीर्षक दिया गया है, यानी कि संविधान के भाग 15 जो है 324 से 329 जब पढ़िएगा ना आर्टिकल 324 से 329 भाग 15 में, तो उसमें निर्वाचन इलेक्शन जो है ना शीर्षक दिया गया है। इसमें जो है चुनाव आयोग, इसमें चुनाव आयोग की स्थापना, उसकी शक्तियां क्या होगी, उसकी स्थापना कैसी होगी, उसकी शक्तियां क्या होगी, ठीक है। निर्वाचन सूची का निर्माण, निर्वाचन जो सूची होता है उसका निर्माण, का संसद राज विधानसभाओं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संचालन की संवैधानिक रूपरेखा निहित है, समझ गए। इसमें भाग 15 में 324 से 329 में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, 11 नंबर सवाल को देखेंगे। 11 नंबर सवाल देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए, सूची 1 और सूची 2। ये नंबर, भारतीय संविधान का भाग जो है कितना नंबर
तो 9। भारतीय संविधान का बी नंबर जो है, बी नंबर भारतीय संविधान का भाग 8, सी नंबर भारतीय संविधान का भाग 4 का ए, डी नंबर भारतीय संविधान का भाग 9 का ए। तो इसको क्या करना है, प्रयोग करते सही उत्तर का चुनना है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो सही उत्तर को चुनने के पहले हम लोग जो कलर को चेंज करते हैं और चलते हैं डी का। देखिए डी का जो है भारतीय संविधान का भाग कितना है, तो 9 का ए जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 9 का ए हो जाएगा नगर पालिका से, और सिर्फ 9 जो है आपका ग्राम पंचायत से है। अब देखिए भारतीय संविधान का क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज करते हैं ताकि समझ में आए। भारतीय संविधान का भाग 9 जो है आपका पंचायत से है, पंचायत यहाँ पर लिख दिए, समझ गए। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, तो भारतीय संविधान का फिर से कलर चेंज करते हैं और कौन सा कलर ले, कौन सा इसको लेते हैं। चलिए भारतीय संविधान का भाग जो है 8, भारतीय संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है, तो बी का ए है, ए संघ राज्य क्षेत्र से है। और बचा कौन सा, सी नंबर, सी नंबर भारतीय संविधान का 4A है। 4A जो है क्या होगा, तो मूल कर्तव्य हो जाएगा, मूल कर्तव्य। इस तरह से ए का 3 किस में है, तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ए में ए का 3 है, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। तो राइट आंसर ए सही है, राइट आंसर ए सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सही सुमेलन इस प्रकार है, सही सुमेलन जो है इस प्रकार है। भारतीय संविधान का भाग जो है कितना, तो 9 पंचायत से है। भारतीय संविधान का भाग 8 जो संघ राज्य क्षेत्र से है। भारतीय संविधान का 4 का ए जो है मूल कर्तव्य से संबंधित है, और भारतीय संविधान का 9A जो है नगर पालिका से संबंधित है। चलिए 12 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या प्रावधान या संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान जो है संविधान का भाग सही सुमेलित नहीं है, यानी सही सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन गलत है, जो सही सुमेलित नहीं है उसी को जो है आंसर करना है। चलिए आगे देखते हैं। राजभाषा जो है कितना में, राजभाषा कितना दिया है, 17। उसके बाद संघ राज्य क्षेत्र जो है किसमें है, तो आपका 8 में देगा, सही है। तीसरा अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र जो है 10 में है, ये भी सही है। 3 नंबर जो है अधिकरण ट्रिब्यूनल जो है 11 में, ये राइट नहीं है, सही नहीं पूछा है यहाँ पर, सही नहीं है। तो राइट आंसर डी जो है सही नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर डी होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सही सुमेलन इस प्रकार है, सही सुमेलन जो है इस प्रकार है, प्रावधान है, संविधान का भाग है। राजभाषा जो है कितना है, 17 में है। राजभाषा जो है 17 में दिया गया है, राजभाषा के बारे में, राजभाषा जो है 17 में दिया गया, भाग 17 में। संघ राज्य क्षेत्र जो है आपका 8 में है। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र जो है आपका दिया गया 10 में। अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र के बारे में भाग 10 में पढ़िएगा। अधिकरण जो है आपका 14 का ए में है। ट्रिब्यूनल के बारे में जो है 14 का ए में पढ़िएगा। संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध जो है 11 में दिया गया है, अतः विकल्प डी का युग्म सही सुमेलित नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल देखिए, 13 नंबर सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, तो पंचायत जो है भाग 9 में है। नगर पालिका 9 के क में सही है। आपका सहकारी समितियां 9 के ख में, ये भी सही है। अधिकरण जो है डी में, यानी कि भाग 10 में नहीं है, भाग 10 में नहीं है, समझ गए, इसलिए राइट आंसर डी होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों की व्यवस्था की गई है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया, जो कि नगर पालिकाओं से संबंधित है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जो संविधान के भाग 9 ख जोड़ा गया, जो सहकारी समितियों से संबंधित है। ज्ञाता है कि जुलाई 2021 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात भाग 9 के ख के प्रावधान अब केवल बहुराज्यीय
राज्य सहकारी समितियों के संदर्भ में ही मान्य है, राज्य स्तरीय सहकारी समितियों के संदर्भ में नहीं। जबकि संविधान के भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र संबंधी प्रावधान है। भाग 14 के क में अधिकरणों की क्या है तो व्यवस्था है। चलिए आगे देखते हैं। 14 नंबर सवाल देखिए, 14 नंबर, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? राइट, ये 14 का कितना हो जाएगा तो 9 में, और 9 के कॉम में दिया गया, 9 के कॉम में आपका नगर पालिका के बारे में दिया गया, समझ गए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो राइट आंसर भाग 9 में। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, जूम करके छोटा, ताकि पूरा समझ में आए। 16 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, संघ, आपात उपबंध। तो मौलिक कर्तव्य किसमें होगा? तो मौलिक कर्तव्य हो जाएगा ए का, पहले ए से देखते हैं। मौलिक अधिकार किसमें है? तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में जो है भारत के संविधान में है। भाग 3 जब पढ़िएगा ना तो उसमें मौलिक अधिकार दिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है किसमें दिया गया? तो 1 में दिया गया। 4 का ए या कॉम में भारत के संविधान में दिया गया है। संघ जो है, संघ दिया गया है सी का, संघ जो है आपका 5 में दिया गया है, भारत का संविधान 5। आपात उपबंध जो है कितने है? 18 में दिया गया है। आपात उपबंध जो 18 में दिया गया है। तो राइट आंसर ए का 2, ए का 2 इसमें नहीं है, इसमें है, सी में है, ए में है। तो दो तो आपका गलत हो गया, बी और डी गलत हो गया, बचा ए और सी। अब देखिए ए का 2 हो गया, बी का 1 किस में है? तो बी का 1 दोनों में है। सी का 4 किस में है? तो सी का 4 जो है इसमें नहीं है, यहाँ पर सी का 4 नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर ये नहीं होगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सही सम्मेलन इस प्रकार है, सही सम्मेलन इस प्रकार है, सूची 1 और सूची 2। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए में है, संघ जो है आपका हो जाएगा भाग 5 में है, और आपात उपबंध जो है कितने में है? 18 में है। चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल देखिए, 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मूल कर्तव्य जो है आपका, मूल कर्तव्य जो है आपका सही है। राज्य जो है आपका भाग 6 में सही है। सी महारत का महान्यायवादी जो है आपका भाग 13 में है। तो राइट आंसर ये नहीं होगा, बाकी सब सही है, ये भी सही है। संघ और राज्यों का अधीन सेवा जो है इसमें है 10 4 14, 14 में है। तो सी नंबर जो है सही नहीं है, ये आपका 13 में नहीं है, भारत के महान न्यायवादी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सही सुमिरन इस प्रकार है, प्रावधान और भाग, मूल कर्तव्य भाग का 4 का, राज्य 6 में है, भारत का महान न्यायवादी जो 5 में है, भारत का महान न्यायवादी 5 में, अनुच्छेद 76। संघ और राज्यों का अधीन सेवा जो है भाग कितने में है? तो 10 4 14 होता है, ये 4 है, ये 10 है, 10 4 14, तो 14 में है। नोट देखते हैं, भाग 13 में, भाग 13 में जो है भारत के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम संबंधी उपबंध है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2, संविधान का भाग 15, संविधान का भाग 16, संविधान का भाग 17, संविधान का भाग 18। तो आप इसमें हम लोग को देखना है, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा।
तो इसको मिलान करना है, तो मिलान करते हैं। तो संविधान का जो है 10, 5, 15 जो है किस में हो जाएगा, तो 10, 5, 15 किस में होगा, तो आपका 15 जो निर्वाचन से संबंधित था। उसके बाद कलर चेंज करते हैं। दूसरा, संविधान का भाग 16, संविधान का भाग 16 जो किससे संबंधित है, तो आपका इससे संबंधित है, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है। अब हम लोग देखते हैं संविधान का भाग कितना, तो 17, तो 17 जो है संबंधित है आपका राजभाषा से। और संविधान का भाग 18 संबंधित है तो आपात उपबंध से। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा ए का 4। किसमें किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो राइट आंसर 4 होना चाहिए, 4 ही होगा। बी का 3 है तो सही है, सी का 2 है तो सही है, सी का 2, और डी का 1, तो राइट आंसर आपका बी होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सही सुमेरन इस प्रकार है, संविधान का भाग 15 निर्वाचन से, संविधान का भाग 16 जो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध से, संविधान का भाग 17 राजभाषा से, संविधान का भाग जो है 18 आपात उपबंध से। तो इसको जो है याद रखिएगा, 15 निर्वाचन होगा, 16 विशेष उपबंध होगा, समझ गए, 17 राज्य की भाषा हो जाएगा, और 18 जो आपात लगा दिया जाएगा। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। 19 नंबर, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है, राइट आंसर डी, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कौन सा, तो 20 नंबर सवाल देखेंगे। 20 नंबर, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। यहाँ पर सही दिया गया है, तो पहला देखते हैं, नगर पालिकाओं की शक्तियाँ संविधान के भाग 9 क में दी गई है। चलिए सही है, ये सही है। दूसरा, आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिए गए हैं। तीसरा, संविधान के संशोधन संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। कौन सा सही पूछा है, कौन सा सही है, तो 1 नंबर सही है, और 2 नंबर भी सही है, 18 में दिया गया है, और आपका जो है 3 नंबर भी सही है, आपात उपबंध जो 20 में दिया गया है। तो इस तरह से राइट आंसर तीनों सही है। तो देखिए इसमें किसमें है, तो डी में है, 1, 2, 3 तीनों सही है। चलिए हम लोग देखते हैं, आयुष प्री 2024 में सवाल पूछा गया था। देखिए कैसे सवाल पूछा जाता है, समझ गए। देखिए नगर पालिका 9 का उठा लिया है, 18 उठा लिया है, फिर 20 में घुस गया है, यानी कि कहीं से भी पॉलिटिक्स जो सवाल उठाकर आपको दे देगा और आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का भाग 9 के क, अनुच्छेद 243 त से अनुच्छेद 243 य 6 संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें जो है नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। भाग 9 के क के तहत जो अनुच्छेद 243 ब में नगर पालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व का उल्लेख है, जबकि नगर पालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति जो अनुच्छेद 243 भ 243 भ में दी गई है, अतः कथन कौन सही है, भ 243 भ में। चलिए हम लोग अब देखते हैं आपात उपबंध संविधान के जो है, आपात उपबंध जो है संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 में दिए गए हैं, अतः कथन 2 सही है। संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध जो है संविधान के भाग 20 में दिया गया है, अनुच्छेद 368 में दिए गए हैं, अतः कथन 3 भी सही है। यानी कि संविधान में संशोधन होगा, भाग जो है 20 में दिया गया है, उसके संशोधन के तरीके अनुच्छेद 368 में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे संविधान में अनुच्छेद। संविधान में क्या पढ़ेंगे, तो अनुच्छेद पढ़ेंगे, तो इसको थोड़ा देखते हैं। तो संविधान में अनुच्छेद जो है हम लोग
कल पढ़ेंगे चौथे क्लास में, चौथे क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए हमें इजाज़त दीजिए। तो आज ये बड़ा चैप्टर है तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, इसलिए जो है इसको आज यहीं रहने देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट डे जो है हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 में, यहाँ से संविधान में अनुच्छेद से पढ़ेंगे आगे। तो मैंने आपसे वादा किया था मैं आपको पूरे जीवन फ्री में पढ़ाऊंगा जब तक मेरी सांसें हैं। मुझे कोई जो है कोर्स नहीं बेचना है, मुझे कोई धंधा नहीं करना है, धंधा नहीं करना है, मैं धंधा करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आप सभी को अपना दोस्त समझता हूँ, जैसे एक दोस्त होता है वैसे। तो एक दोस्त जो है पैसे लेकर अगर मदद करे तो वो दोस्त नहीं होता है, वो बिजनेस होता है। और मैं आप लोगों को अपना दोस्त समझता हूँ, इसलिए मैं आपको पूरे जीवन फ्री में पढ़ाऊंगा और एकदम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाऊंगा। फिलहाल मैं आप लोगों को क्रमबद्ध तरीके से नहीं पढ़ा सकता हूँ, इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन जब मेरे पास संसाधन हो जाएंगे तो मैं आपको बेहतर तरीके से एकदम जो है सिलेबस के अनुसार, यानी कि जो है ना क्रमबद्ध तरीके से, जैसे पहले हिस्ट्री शुरू होगा एनसीईआरटी का, उसका ज्योग्राफी, उसका पॉलिटी, इकोनॉमी, ऐसे। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री पढ़ा दिया उसके बाद घटना चक्र पढ़ाने लगे, उसके बाद किसी और का बुक पढ़ाने लगे, फिर किसी और का कुछ और पढ़ाने लगे, ऐसा नहीं होगा। मैं एकदम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाऊंगा, समझ गए, क्रमबद्ध तरीके से। जिससे क्या होगा कि क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते जाइएगा और जो है आपका नोट्स बनते जाएगा क्रमबद्ध तरीके से। जब नोट्स बन जाएगा समझ विकसित हो जाएगी, और साथ ही साथ जब आप PYQ भी सॉल्व करते जाइएगा, उसके साथ साथ एनालिसिस भी करते जाइएगा, तो आप समझिए कि आप बहुत ही बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी। और उसके बाद आप यूपीएससी में तैयारी एग्जाम दीजिए, या बीपीएससी दीजिए, या यूपीपीएससी दीजिए, या कोई भी स्टेट पीसीएस दीजिए, चाहे कुछ भी दीजिए, कोई भी एग्जाम, समझ गए। तो मैं आपको प्री मेंस और इंटरव्यू लेवल तक की पढ़ाऊंगा, उस तरह की मेरी सोच है और उसी तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। फिलहाल के लिए मुझे माफ़ कीजिए, मैं मुझे उंगली से लिखना पड़ता है और बार बार जो है जूम करना पड़ता है, छोटा करना पड़ता है, क्योंकि संसाधन मेरे पास नहीं है। संसाधन होते तो बार बार जूम करना, बार बार छोटा करना नहीं पड़ता है। तो मेरी मजबूरी को समझिए। मैं आपका दोस्त हूँ, मुझे कोई कोर्स नहीं कराना है, मुझे आप लोगों से कोर्स नहीं बेचवाना है। 1000 रुपया में लाखों रुपये में कोर्स नहीं बेचना है, मुझे फ्री में पढ़ाना है। तो मैं फ्री में पढ़ाऊंगा और ये आपका चैनल है, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, समझ गए। तो आप यहाँ पर फ्री में पढ़िएगा और मैं फ्री में पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज कल जो है शिक्षा जो है ना धंधा बन चुका है, धंधा, बिजनेस, समझ गए। स्टूडेंट को जो है ना सपने दिखाए जाते हैं, सपने बेचे जाते हैं, कोर्स बेचे जा रहे हैं। स्टूडेंट के गरीबी के नाम पर लोग जो है ना करोड़पति बन रहे हैं, पूरा का पूरा। मेरे तो ये नहीं समझ आता कि क्या करेंगे, मरने के बाद पैसा लगता है अल्लाह ले जाएंगे। इसलिए जो है फ्री में मैं आप सबको पढ़ाऊंगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय जय। अपना ख्याल अपने माता पिता, परिवार, समाज का रखिए और लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहिए। और कहा जाता है कि ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी नीति के अनुसार मैं आगे बढ़ूंगा। साथ ही साथ मुझे कोर्स नहीं बेचना है। बाकी लोग कोर्स बेचने के लिए हैं, यूट्यूब पर कोर्स बेचते हैं, 99 रुपया, 100 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया ऐसे करके बेचते हैं। मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि कोर्स लेने के बाद क्या सभी लड़कों का हो जाता है? नहीं होता है। देखिए, गवर्नमेंट जब जो है किस्मत और आपकी मेहनत दोनों पर डिपेंड करती है। मेहनत तो बहुत सारे लोग करते हैं, मेहनत तो गधा भी करता है। गधा जितना मेहनत करता है, क्या उतना कोई मेहनत करता है? नहीं। फिर भी क्या वो गधा घोड़ा बन जाता है या अरबपति बन जाता है? नहीं। तो इसलिए जो है मेहनत के साथ साथ किस्मत भी जरूरी है गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो अपना पैसा क्यों बर्बाद करेंगे? फ्री में पढ़िए, मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए, नहीं होगा तो आपका पैसा बचा रहेगा, तो आप आगे चलकर क्या कीजिएगा, उससे बिजनेस कर लीजिएगा, अपने परिवार को चलाइएगा। चलिए मिलते, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।